अध्याय 8। अशोक लश्कर लेके पिंजरे के पास से आगे बढ़ा और जब वो उस पिंजरे के सामने पहुंचा जिसमें 4 अंग्रेज बंद थे, तो पीछे से स्टील की बनी उंगलियों ने उसका गला दबा दिया और उसकी पिस्तौल उसके पिस्तौलदान से छीन ली गई। जेनेट लॉन ने आश्चर्य से देखा कि किस सहजता से उन हरक्यूलिस मांसपेशियों ने सलाखों को अलग कर दिया था। उसने टार्जन को लश्कर को पकड़ते और उसे निहत्था करते देखा था, और अब वो उसके पीछे खुले रास्ते से आगे बढ़ी और उसने पिस्तौलें ली जो उन्होंने शमिट और जाबू सिंह से छीनी थीं। अशोक ने संघर्ष किया और चिल्लाने की कोशिश की, तभी एक गंभीर आवाज उसके कान में फुसफुसाई, चुप हो जाओ, नहीं तो मैं मार डालूंगा। तब वह शांत हुआ। टार्जन ने पीछे देखा और देखा कि उसके पीछे जेनेट लॉन खड़ी थी। फिर उसने अशोक के गले में रस्सी के टुकड़े पर लटके पिंजरों की चाबी ली और उसे लड़की को थमा दिया। मेरे साथ आओ और उन्हें खोलो, उसने कहा, और आखिरी पिंजरे के सिरे से होते हुए दरवाजों की ओर बढ़ा, जो विपरीत दिशा में थे। तुम लोग मेरे साथ आओगे, टार्जन ने फुसफुसाते हुए कहा, कर्नल और महिलाएं यहीं रहेंगी। जैसे ही टार्जन ली के पिंजरे के सामने आया, श्रीमती ली, जो तूफान के दौरान झपकी ले रही थीं, जाग गईं और उन्हें टार्जन दिखाई दिया। उन्होंने हल्की चीख लगाई और चिल्लाईं, जंगली आदमी भाग गया है। चुप रहो, पेनेलोप, कर्नल ने गुर्राते हुए कहा, वो हमें इस शापित पिंजरे से बाहर निकालने वाला है। मुझे शाप देने की हिम्मत मत करना, विलियम सेसिल ह्यूग पर्सिवल लेग, पेनेलोप चिल्लाई। चुप रहो, टार्जन ने गुर्राहट के साथ कहा, और पेनेलोप ले भयभीत होकर चुप हो गई। तुम बाहर आ सकती हो, टार्जन ने कहा, लेकिन जब तक हम वापस नहीं आ जाते तब तक पिंजरों के पास ही रहना। फिर वह जेनेट के पीछे पीछे उस पिंजरे के पास गया जिसमें डी ग्रूट और क्राउस कैद थे और तब तक इंतजार किया जब तक जेनेट ने ताला नहीं हटा दिया। डी ग्रूट बाहर आ सकता है, उसने कहा, क्राउस वहीं रहेगा। अशोक, तुम अंदर जाओ। वह जेनेट की ओर मुड़ा। उन्हें अंदर बंद कर दो, उसने कहा। एक पिस्तौल मुझे दे दो और दूसरी अपने पास रखो, अगर इन दोनों में से कोई भी अलार्म बजाने की कोशिश करे तो उसे गोली मार दो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो? मैंने जाबू सिंह को गोली मारी थी, उसने उसे याद दिलाया। टार्जन ने सिर हिलाया और फिर अपने पीछे खड़े लोगों की ओर मुड़ा। उसने अशोक की पिस्तौल डी ग्रूट को सौंप दी। उसने जहाज पर आने के बाद से ही दूसरे लोगों का मूल्यांकन किया था, और अब उसने जेनेट से कहा कि वह अपनी दूसरी पिस्तौल नॉइड के दूसरे साथी टिबेट को दे दे। तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा। तिब्बत, साथी ने उत्तर दिया। तुम मेरे साथ आओगे, हम पुल पर कब्जा कर लेंगे। डी ग्रूट जहाज को जानता है। वह और दूसरे लोग हथियारों की तलाश करेंगे। इस बीच, लड़ने के लिए जो कुछ भी तुम उठा सकते हो, उठा लो, क्योंकि लड़ाई हो सकती है। जहाज तूफान के केंद्र से आगे निकल चुका था और हवा फिर से हिंसक हो रही थी। साइगोन तेजी से हिल रहा था और टार्जन और टिबेट सीढ़ी से पुल पर चढ़ रहे थे, जहां लश्कर चांद पहिए पर था और शमिट निगरानी कर रहा था। संयोग से टार्जन के प्रवेश करते ही शमिट मुड़ गया और उसे देखकर अपनी बंदूक के लिए हाथ बढ़ाया, साथ ही चांद को चेतावनी भी दी। टार्जन तेजी से आगे बढ़ा, आरा बिजली की तरह, और जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया, उसने शमिट के हाथ पर वार किया। गोली छत में जा लगी और एक पल बाद शमिट निहत्था हो गया। इस बीच टिबेट ने चांद को कवर किया और उसे निहत्था कर दिया। टार्जन ने कहा, पहिया संभालो और मुझे दूसरी बंदूक दो। अपने पीछे नजर रखो और जो कोई भी नियंत्रण लेने की कोशिश करे उसे गोली मार दो। तुम दोनों पिंजरों के पास जाओ, उसने शमिट और चांद से कहा। वह सीढ़ी से नीचे डेक पर उनके पीछे गया और उन्हें पिंजरे के पास ले गया जहां क्राउस और अशोक को बंद कर दिया गया था। इसे खोलो, जेनेट, उसने कहा, हमारे पशु भंडार के लिए मेरे पास 2 और जानवर हैं। यह विद्रोह है, शमिट ने धमकी देते हुए कहा, और जब मैं तुम्हें बलन ले जाऊंगा तो इसके लिए तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाएगा। अंदर आओ, टार्जन ने कहा, और शमिट को इतनी जोर से धक्का दिया कि जब वह क्राउस से टकराया तो दोनों व्यक्ति गिर पड़े। तूफान के शोर के बीच उन्हें नीचे से गोली की आवाज सुनाई दी और टार्जन उस दिशा में भागा जहां से आवाज आई थी।
जैसे ही वह सीढ़ी से नीचे उतरा, उसने 2 और गोलियां सुनी और लोगों की गालियां और दर्द से चीखने की आवाजें सुनी। जब वह लड़ाई के दृश्य पर आया तो उसने देखा कि उसके आदमियों को सशस्त्र लश्कर पीछे से ले गए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि नुकसान से ज्यादा शोर था। लश्कर में से एक घायल हो गया था। वो ही चिल्ला रहा था, लेकिन एक हताहत के अलावा दोनों तरफ से कोई नुकसान नहीं हुआ था। 4 लश्कर में से 3 अपने पैरों पर खड़े रहे और वे बेतहाशा और अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे। तभी टार्जन उनके पीछे से आया और उसके दोनों हाथों में बंदूक थी। अपनी पिस्तौलें गिरा दो, उसने कहा, नहीं तो मैं मार डालूंगा। तीनों आदमी लगभग एक साथ घूमे। टार्जन की 2 पिस्तौलों के थूथन में देखते हुए लश्कर में से 2 ने अपनी पिस्तौलें नीचे गिरा दी, लेकिन तीसरे ने जानबूझकर निशाना साधा और गोली चला दी। टार्जन ने उसी पल गोली चलाई और लश्कर ने अपनी छाती को पकड़ लिया और अपने चेहरे पर आगे की ओर झुक गया। बाकी सब आसान था। डी ग्रूट को शमिट के केबिन में नॉइड से छीनी गई पिस्तौलें, राइफलें और गोला बारूद मिले, और बाकी सभी लोगों के निहत्थे होने के बाद ओबनोविच और बाकी लश्कर ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। चीनी और नॉइड के चालक दल के प्रभावित सदस्यों ने कभी कोई प्रतिरोध नहीं किया था, क्योंकि वे एक पागल आदमी के अधीन सेवा से मुक्त होने से बहुत खुश थे। जहाज को सुरक्षित अपने हाथों में लेकर टार्जन ने अपने साथियों को जहाज के छोटे से सैलून में इकट्ठा किया। पेनेलोपे अभी भी उसे घृणा और भय से देखती थी। उसके लिए वह अभी भी एक जंगली आदमी था, एक नरभक्षी जिसने कप्तान और स्वीडिश को खा लिया था और निस्संदेह देर सबेर उन सभी को खा जाएगा। हालांकि अन्य लोग उसकी ताकत, साहस और बुद्धिमत्ता की सराहना कर रहे थे, जिसने उन्हें एक खतरनाक स्थिति से बचाया था। बोल्टन, टार्जन ने नॉइड के कप्तान से कहा, तुम जहाज की कमान संभालोगे। डी ग्रूट तुम्हारा पहला साथी होगा, टिबेट तुम्हारा दूसरा। डी ग्रूट ने मुझे बताया कि साइगोन पर केवल 2 केबिन हैं। कर्नल और श्रीमती लेह कप्तान का केबिन लेंगे। दोनों लड़कियां वह केबिन लेंगी जिसमें साथी बैठे थे। वह वास्तव में हमें आदेश दे रहा है, पेनेलोपे ने अपने पति से फुसफुसाते हुए कहा। विलियम, तुम्हें इस बारे में कुछ करना चाहिए, तुम्हें कमान संभालनी चाहिए। मूर्ख मत बनो, आंटी, पेट्रिसिया लेग बडन ने फुसफुसाते हुए कहा। हम इस आदमी के लिए सब कुछ के ऋणी हैं। वह शानदार था। काश तुमने उसे उन सलाखों को ऐसे फैलाते देखा होता जैसे वे शीशे से बनी हों। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, श्रीमती लेह ने कहा। मैं नग्न जंगली लोगों द्वारा आदेश दिए जाने की आदी नहीं हूँ। कोई उसे कुछ पतलून उधार क्यों नहीं दे देता? आओ आओ पेनेलोप, कर्नल ने कहा, यदि तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं उसे अपना उधार दे दूंगा। हा, फिर मेरे पास कुछ नहीं होगा। हा, अश्लील मत बनो, विलियम, श्रीमती ले ने झट से कहा। टार्जन पुल पर गया और उसने डी ग्रूट को अपने द्वारा किए गए प्रबंधों के बारे में बताया। मुझे खुशी है कि आपने मुझे कमान नहीं सौंपी, डचमैन ने कहा। मेरे पास पर्याप्त अनुभव नहीं है। बोल्टन एक अच्छा आदमी होना चाहिए। वह रॉयल नेवी में हुआ करता था। ओबनोविच के बारे में क्या ख्याल है? मैंने उसे बुलाया है, टार्जन ने उत्तर दिया। वह एक क्षण में यहाँ आ जाएगा। वह सबके खिलाफ है, डी ग्रूटे ने कहा, एक कट्टर कम्युनिस्ट। अब वो आ गया है। ओबनोविच उदास और संदिग्ध भाव से अंदर आया। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? उसने पूछा। शमिट कहाँ है? टार्जन ने जवाब दिया, यदि आप हमारे साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते तो आपको वहां जाना होगा। वो कहाँ है? ओबनोविच ने पूछा। क्राउज और कुछ लश्कर के साथ पिंजरे में, बंदर आदमी ने जवाब दिया। मुझे नहीं पता कि विद्रोह से तुम्हारा कोई लेना देना था या नहीं, ओबनोविच, लेकिन अगर तुम इंजीनियर के तौर पर काम करना जारी रखना चाहते हो तो कोई भी तुमसे सवाल नहीं पूछेगा। रूसी ने सिर हिलाया। ठीक है, उसने कहा, तुम उस पागल शमिट से ज्यादा बुरे नहीं हो सकते। कैप्टन बोल्टन कमान संभाल रहे हैं। उनके पास रिपोर्ट करो और उन्हें बताओ कि तुम इंजीनियर हो। क्या तुम्हें पता है कि अरब का क्या हुआ है? मैंने उसे कई दिनों से नहीं देखा है। वो हमेशा इंजन रूम में गर्माहट बनाए रखने के लिए रहता है। उसे कहो कि वह पुल पर आकर मेरे पास आए और कैप्टन बोल्टन से कहो कि वह हमारे लिए कुछ आदमी भेज दे।
दोनों लोगों ने अपनी आंखें आगे के अंधेरे में गड़ा दी। उन्होंने देखा कि जहाज का अगला हिस्सा समुद्र में जा गिरा है, जिससे वह धीरे धीरे लड़खड़ा रहा है। ये और भी बुरा होता जा रहा है, डी ग्रूच ने टिप्पणी की। क्या वह और भी अधिक सहन कर सकती है? टार्ज़न ने पूछा। मुझे ऐसा लगता है, डी ग्रूच ने कहा, जब तक मैं इसे उसके क्वार्टर पर रख सकता हूँ, हम उसे दिशा देने के लिए पर्याप्त गति बनाए रख सकते हैं। उनके पीछे से गोली की आवाज़ आई और उनके सामने की खिड़की का शीशा टूट गया। दोनों लोग पीछे मुड़े और देखा कि अब्दुल्ला अबू नैजम सीढ़ी के ऊपर खड़ा था और उसके हाथ में धुआं उगलता पिस्तौल था।